प्रिय मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आशिकुर रहमान, घर सिलहट। आज मैं अपने जीवन की कहानी साझा कर रहा हूँ। हमारे परिवार में है मैं, माता पिता, दादा दादी, 2 चाचा और 2 बड़े भाई। हम कुल 3 भाई हैं, बहन नहीं है। पिता एक प्रसिद्ध व्यापारी है। सिलहट में हमारे व्यापारिक संस्थान और संपत्तियां हैं। छोटे बेटे होने के कारण मुझे सबके प्यार दुलार में बड़ा किया गया। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, बड़े भाई असद कॉलेज में और आरिफ एसएससी परीक्षार्थी थे। उस समय मेरी माँ के मन में एक बेटी की गहरी अभिलाषा रहती थी। कोई छोटी बच्ची दिखती तो उसे गोद में लेती, सजाती और प्यार करती। विशेषकर छोटे चाचा की बेटी को माँ बहुत प्यार करती थी। उसके लिए नए कपड़े, चॉकलेट, खिलौने लाती थी। लेकिन छोटी चाची ये सहन नहीं कर पाती थी। वो अक्सर माँ से कहती, मेरी बेटी को इतना लाड़ प्यार मत करो। फिर भी माँ सारी नाराजगी और झगड़े नजरअंदाज कर चाची की बेटी को अपनी बेटी की तरह ही स्नेह देती रही। एक समय केवल उसी बच्ची को लेकर हमारे परिवार में बड़ा झगड़ा हो गया। अंततः माँ पिता चाचाओं से अलग होकर सिलहट शहर में नए घर में आ गए। हमारे पुराने ड्राइवर मोमिन काका बचपन से ही परिवार के साथ जुड़े थे। वो सिर्फ ड्राइवर नहीं, परिवार के एक सदस्य की तरह थे। उनकी एक बेटी थी, सोमा अख्तर। वो मुझसे कुछ साल छोटी और बहुत मेधावी थी। सोमा के जन्म के तुरंत बाद उसकी मां का निधन हो गया। बाद में मोमिन काका ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली मां ने कभी उसे ठीक से संभाला नहीं। इसलिए सोमा अक्सर हमारे घर आती थी। मेरी मां उसे अपनी ही बेटी की तरह प्यार करती थी। आखिरकार मां ने मोमिन काका से अनुरोध किया कि बेटी को हमारे पास छोड़ दे। मोमिन काका भी मान गए और इस तरह सोमा हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। घर आने के तुरंत बाद मां ने उसे हमारे इलाके के एक स्कूल में दाखिल कराया। वहीं से सोमा ने पढ़ाई शुरू की। वो बहुत शांत और शालीन स्वभाव की लड़की थी। कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी और बहुत विनम्र ढंग से रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ वो माँ की तरह से मदद करती थी। हमारे घर की छत पर एक बगीचा था, जहाँ अलग अलग फल और फूलों के पौधे थे। सोमा रोजाना गमलों में पानी डालती, साफ सफाई करती, यहाँ तक कि छोटे हाथों से पिताजी के साथ हमारी गाड़ी भी साफ करती। रसोई में भी मदद करती, जितना कर पाती हर काम में सहयोग करती। धीरे धीरे वह हमारे परिवार की एक सदस्य बन गई। माँ कहीं जाती तो कई बार उसे अपनी बेटी बताती। कोई पूछता तो कहती, मेरे 3 बेटे और 1 बेटी। बाद में माँ ने उसे सिलहट के एक नामी स्कूल में दाखिल कराया। उस स्कूल की फीस हर महीने मोमिन काका की तनख्वाह से भी ज्यादा थी। फिर भी माँ ने कभी खर्च में कमी नहीं की, क्योंकि माँ उसे सचमुच अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। सोमा माँ से इतनी घुल मिल गई थी कि माँ के बिना सो नहीं पाती थी। माँ उसे अच्छे कपड़े पहनाती, अच्छे होटलों में ले जाती, अच्छा खाना खिलाती, अलग से ट्यूटर रखकर पढ़ाती। कुल मिलाकर सोमा धीरे धीरे हमारे परिवार की दुलारी सदस्य बन गई। इस तरह समय बीत रहा था। मैं उस समय एसएससी परीक्षार्थी था। बड़ा भाई असद ऑनर्स के आखिरी वर्ष में और आरिफ भाई विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। ठीक तभी पिता व्यापार के काम से ढाका गए। लौटते समय कुमिल्ला के पास भयंकर सड़क दुर्घटना हो गई। पिता की गाड़ी ट्रक से आमने सामने टकरा गई। पिता पीछे की सीट पर थे, इसलिए गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन बच गए। लेकिन सामने की सीट पर बैठे मोमिन काका घटना स्थल पर ही मर गए। गाड़ी इतनी चकनाचूर हो गई थी कि अंदर कोई जिंदा है ये कोई सोच भी नहीं सकता था। पिता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और लगभग 3 महीने तक उनका इलाज चला। दूसरी ओर मोमिन काका की मौत की खबर से सोमा टूट गई, क्योंकि दुनिया में उसके अपने कहने को केवल पिता ही सहारा थे। सौतेली माँ हमेशा उसे तिरस्कृत और प्रताड़ित करती, कभी बेटी की नजर से नहीं देखा। इसी कारण हमारे परिवार में आकर उसने थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन स्नेह और शांति पाई थी। लेकिन पिता की मौत के बाद वो बिल्कुल असहाय हो गई। तब मेरे माँ पिता, दादा दादी सबने उसे समझाया, तुम हमारे परिवार की बेटी हो, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, देखभाल करेंगे। आखिरकार मोमिन काका के जनाजा और दफन के बाद सोमा हमारे परिवार के साथ ही रह गई, जैसे वो सचमुच हमारी अपनी हो। घर आने के तुरंत बाद मेरी माँ ने उसे हमारे इलाके के एक स्कूल में दाखिल कराया। वहीं से सोमा ने पढ़ाई शुरू की। वो बहुत ही शांत और शालीन लड़की थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती, बहुत विनम्र ढंग से रहती। पढ़ाई के साथ साथ वो माँ की तरह तरह से मदद करती। हमारे घर की छत पर एक बगीचा था, जहाँ कई तरह के फल और फूलों के पौधे थे। सोमा रोज गमलों में पानी डालती, साफ सफाई करती, छोटे हाथों से पिताजी के साथ गाड़ी भी धोती, रसोई में भी सहयोग करती। जितना हो सकता था हर काम में मदद करती। धीरे धीरे वो हमारे परिवार की प्यारी सदस्य बन गई। माँ कहीं जाती तो कई बार उसे अपनी बेटी बताती। कोई पूछता तो कहती, मेरे 3 बेटे और 1 बेटी।
बाद में माँ ने उसे सिलहट के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिल कराया। उस स्कूल की फीस हर महीने मोमिन काका की पूरी तनख्वाह से भी ज्यादा थी, लेकिन माँ ने कभी खर्च की चिंता नहीं की, क्योंकि वो उसे सच में अपनी बेटी की तरह चाहती थी। सोमा इतनी ज्यादा माँ से जुड़ गई थी कि वो माँ के बिना सोती ही नहीं थी। माँ उसे महंगे कपड़े पहनाती, अच्छे होटलों में ले जाती, अच्छा खाना खिलाती और अलग शिक्षक रखकर पढ़ाती। कुल मिलाकर धीरे धीरे सोमा हमारे परिवार की एक दुलारी सदस्य बन गई। इस तरह समय बीत रहा था। मैं उस समय एसएससी परीक्षार्थी था। बड़ा भाई असद ऑनर्स के आखिरी वर्ष में और आरिफ भाई विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। ठीक तभी पिता व्यापार के काम से ढाका गए। वापसी के रास्ते कुमिल्ला के पास एक भयंकर सड़क दुर्घटना हो गई। पिता की गाड़ी ट्रक से आमने सामने टकरा गई। पिता पीछे की सीट पर होने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन बच गए। लेकिन सामने की सीट पर बैठे मोमिन काका मौके पर ही जल बसे। गाड़ी इतनी बुरी तरह दब गई थी कि अंदर कोई जिंदा हो सकता है ये किसी ने सोचा भी नहीं। पिता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और लगभग 3 महीने तक उनका इलाज चला। दूसरी ओर मोमिन काका की मौत की खबर से सोमा टूट गई, क्योंकि इस दुनिया में उसका अपना कहने को केवल पिता ही सहारा थे। सौतेली माँ हमेशा उसे अपमान और तिरस्कार करती, कभी बेटी की नजर से नहीं देखा। इसलिए हमारे परिवार में आकर उसने थोड़ी बहुत ही सही लेकिन शांति और प्यार पाया था। लेकिन पिता की मौत के बाद वो बिल्कुल असहाय हो गई। तब मेरे माता पिता और दादा दादी ने उसे समझाया, तुम हमारे परिवार की बेटी हो, यहीं रहो, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, देखभाल करेंगे। आखिरकार मोमिन काका के जनाजे और दफन के बाद सोमा हमारे परिवार के साथ ही रह गई, जैसे वो हमारी अपनी हो। घर आने के तुरंत बाद मेरी माँ ने उसे हमारे इलाके के एक स्कूल में दाखिल कराया। वहीं से सोमा ने पढ़ाई शुरू की। वो बहुत ही शांत और शालीन स्वभाव की लड़की थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी और बहुत विनम्र ढंग से रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ वो मेरी माँ की तरह तरह से मदद करती। हमारे घर की छत पर एक बगीचा था जहाँ तरह तरह के फल और फूलों के पौधे थे। सोमा रोज गमलों में पानी डालती, उन्हें साफ करती, छोटे हाथों से पिताजी के साथ गाड़ी भी साफ करती, रसोई में भी मदद करती। जितना हो सकता था हर काम में सहयोग करती। धीरे धीरे वो हमारे परिवार की प्यारी सदस्य बन गई। माँ कहीं जाती तो कई बार उसे अपनी बेटी बताती हूँ। कोई पूछता तो कहती, मेरे 3 बेटे और 1 बेटी। बाद में माँ ने उसे सिलहट के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिल कराया। उस स्कूल की फीस हर महीने मोमिन काका की पूरी तनख्वाह से भी ज्यादा थी, लेकिन माँ ने कभी खर्च की परवाह नहीं की, क्योंकि वो सचमुच उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। सोमा इतनी अधिक माँ से जुड़ गई थी कि वो माँ के बिना सोती ही नहीं थी। माँ उसे महंगे कपड़े पहनाती, अच्छे होटलों में ले जाती, अच्छा खाना खिलाती और अलग शिक्षक रखकर पढ़ाती। धीरे धीरे सोमा हमारे परिवार की दुलारी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई असद भाई की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका विवाह ढाका के एक नामी परिवार में हुआ। शादी के बाद भाभी हमारे घर आईं। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन बाद में परिस्थिति बदल गई। भाभी घमंडी थी, घर का कोई काम नहीं करती थी और सारे काम सोमा से करवाती थी। उस समय सोमा एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन भाभी उसे क्लास में जाने ही नहीं देती और कहती, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, घर में रहो और काम करो। हम महीने के अंत में तुम्हें वेतन देंगे, जिसे जमा कर लेना, बाद में तुम्हारी अच्छी शादी होगी। इस कारण सोमा ने पढ़ाई छोड़ दी और घर का सारा काम करने लगी। 2-3 दिन बाद मैंने उससे पूछा, सोमा तुम परीक्षा क्यों नहीं दे रही हो? उसने कहा, मैं अब और नहीं पढ़ूंगी, परीक्षा भी नहीं दूंगी। इससे उसका फॉर्म और परीक्षा की सारी तैयारी लगभग बेकार हो गई। मैंने सोचा, ये कैसी बात कि तुम अब और नहीं पढ़ोगी? बड़ी भाभी तो कह रही हैं पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या किसी की पढ़ाई पर रोक लगाना सही है? बड़ी भाभी शाम के बाद अक्सर घर की छत पर बैठती थीं, फूलों के गमलों के पास। वो बुजुर्गाना स्वभाव की, बहुत संकोची और परिवार से ज्यादा घुलने मिलने वाली नहीं थीं और सिलहट के लोगों के प्रति भी उपेक्षा दिखाती थीं। मैंने एक दिन उनके पास जाकर शांति से पूछा, आपने सोमा को पढ़ाई से क्यों रोका? सोमा हमारे परिवार की सदस्य है, कई सालों से यहीं रह रही है। उसके पिता मोमिन काका भी शुरू से हमारे साथ थे। अब अचानक क्यों उसे स्कूल या कॉलेज जाने से रोका जा रहा है? बड़ी भाभी बोली, काम वाली लड़की पढ़ाई करके क्या करेगी? मैंने कहा, सोमा हमारे परिवार की काम वाली नहीं है, और अगर होती भी तो वो कभी इतने नामी स्कूल में दाखिला नहीं पा सकती थी। उसे हर महीने जो खर्च दिया गया है वो उसके मानसिक और शैक्षिक विकास के लिए है।
अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, भाई ने बुलाया। जाकर देखा तो वो बहुत डांट रहे थे और कह रहे थे, तेरी क्या हिम्मत हुई, तू भाभी से सीधा बहस करेगा। मैं इस बर्ताव से हैरान रह गया। भाभी पास में खड़ी मुस्कुरा रही थी। कॉलेज से लौटकर मैंने सोमा से कहा, अगर भाभी कुछ कहें तो तुम सीधे जवाब दोगी और उनकी बातों का कोई मौका नहीं दोगी, अपना काम करती रहना। सोमा बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो परिवार के साथ हूं, इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती। मैंने उसे समझाया, समाज में टिके रहने के लिए कभी कभी सख्त होना पड़ता है। रात को सोमा पढ़ाई में लगी हुई थी। भाभी ने उसे बुलाया चाय या कॉफी लाने के लिए। सोमा अपना काम करती रही और पढ़ाई भी, लेकिन भाभी को शायद उसकी पढ़ाई खल रही थी। उन्होंने गर्म पानी या कुछ और उठाकर सोमा की किताबों और शरीर पर डाल दिया। सोमा चीख उठी। मैं दौड़कर पहुंचा तो ये हाल देखा। मैंने सोचा था शायद उस पर किसी ने केरोसिन डाल दिया है। तब मैं जाकर भाभी को हल्का सा धक्का दिया, लेकिन वो धक्का मारने के लिए नहीं, सिर्फ हटाने के लिए था। मुझे लगा शायद गुस्से में कोई उस पर केरोसिन डालकर आग लगा सकता है, क्योंकि भाभी बहुत गुस्सैल और तुनक मिजाज थी। इसीलिए आशंका हुई कि वो कहीं खुद आग न लगा दें। मैंने भाभी को धक्का देने के बाद देखा वो गिर गईं, फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, इतना कि पूरे घर के लोग दौड़कर आ गए। भाभी जमीन पर पड़ी रहीं, चाहती तो उठ सकती थी लेकिन उठी नहीं। उसी रात परिवार में बैठक बुलाई गई। अब्बा, अम्मा, दादा दादी, भाई सब मौजूद। अब्बा ने भाभी से पूछा क्या हुआ। बड़े भाई बोले, अगर मैं चूल्हा बंद ना करता तो पूरा घर जल जाता। जब सोमा से पूछा गया तो उसने कहा, काका मेरे तो सामने परीक्षा है, बस 2-1 दिन बचे हैं, पढ़ाई का दबाव था इसलिए मैं पढ़ने बैठी थी। तब अब्बा बोले, तुम भाभी से कह सकती थी कि अभी नहीं बना पाऊंगी, मुझे पढ़ना है, आप खुद बना लें। लेकिन सोमा चुप रही। मैं सह ना सका और सोमा से कहा, अगर भाभी से कहती कि अभी पढ़ना है, मैं चाय कॉफी नहीं बना पाऊंगी, तो क्या भाभी तुम्हारे बाल नोच लेती? क्यों चुप रही? फिर भी सोमा कुछ नहीं बोली, बिल्कुल शांत बैठी रही। आखिर में अब्बा बोले, ठीक है, समाधान कल होगा, अभी सब सो जाओ। सब सोने चले गए। अगली सुबह देखा सोमा अपने कपड़े समेट रही है, घर छोड़कर चली जाएगी। मैंने अब्बा से पूछा, अब्बा ये कहां जाएगी? अब्बा बोले, नहीं पता, इसे जाने के लिए कहा गया है, परिवार में अशांति फैला रही है, इसे रखा नहीं जा सकता। मैंने कहा, लेकिन इसकी 2 दिन बाद परीक्षा है, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, इतना पैसा खर्च हुआ, इस समय इसे घर से निकालना ठीक नहीं। अब्बा ने जवाब दिया, हमें अच्छा बुरा मत सिखाओ, जो होगा वही होगा। मैंने फिर सोमा से पूछा, कहां जाएगी? सोमा रोते रोते बोली, नहीं जानती कहां जाऊंगी, बचपन से यहीं रह रही हूं, इस शहर में किसी को नहीं जानती, किसी से परिचय नहीं, बस इतना जानती हूं कि मुझे निकलना है। तब मैंने पास के घर में रहने वाली एक सहेली को बुलाया, उससे कहा, तू सोमा को रोक, अपने घर ले जा। सहेली राजी हो गई। जब सोमा बाहर निकली तो सहेली उससे अपने घर ले गई। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गया। भाभी का चेहरा अब भी सूजा हुआ था। शाम को मैं सोमा से मिलने गया। सहेली के घर जाकर मैंने सोमा से पूछा, सोमा तुमने क्या फैसला किया है? वो बोली, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं ना कहीं तो एक स्थायी जगह ढूंढ लेती, मुझे यहाँ क्यों लाए? तब मेरी सहेली बोली, क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? अगर तुम्हारे जैसी कोई परी स्टेशन या बस स्टैंड पर होती तो लोग तुम्हें नोच खसोट कर खा जाते। तुम कैसे कह रही हो कि वहां रहोगी? सोमा रोते हुए बोली, मैं कहां जाऊं, जन्म के बाद ही मां को खो दिया। सौतेली मां के अत्याचार सह ना पाकर पिता की छाती से लगकर रोया करती थी। वही पिता मुझे एक नया परिवार देकर गए, भाई बहन माँ बाप, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पिता भी मुझे छोड़ गए। तब से उस परिवार में जूते चप्पल और झाड़ू के वार खाते खाते जी रही हूँ। मेरी जैसी लड़की को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। तब मैंने सोमा से कहा, सोमा अगर दुनिया के सभी लोग तुम्हें छोड़ दें, सब धोखा दें, तो भी मैं आशिक कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इंसान की तरह इंसान बनाऊंगा। जिसे मेरा परिवार कुत्ते की तरह निकाल फेंका है, उसे एक दिन मैं समाज में ऊंचे स्थान पर बैठाऊंगा। तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां बैठकर मेरा परिवार ही तुम्हें देखकर जलन करेगा। इस तरह मैंने उसे समझाया। फिर सहेली के घर से लाकर मैंने उसके एसएससी परीक्षा का सारा खर्च उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसने परीक्षा दी और पास भी हुई। उसके बाद उसने टेलरिंग का काम सीखा। मैं भी इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर सिलहट में ऑनर्स में दाखिला लिया। तब तक वो पूरी तरह टेलरिंग सीखकर अलग अलग दुकानों में काम करने लगी।
साथ ही कॉलेज की पढ़ाई भी जारी रखी। लेकिन मेरे भाई आरिफ और असद रास्ते में उसे देखकर खराब टिप्पणी करते। सहेरी का परिवार भी अच्छी नजर से नहीं देखता, इसलिए मैंने उसके लिए अलग घर का इंतजाम कर दिया। हम दोनों पढ़ाई करते, समय साथ बिताते। धीरे धीरे हमारे बीच एक खूबसूरत रिश्ता बन गया। मैं समझता था उसे देखे बिना मेरा मन बेचैन हो जाता, जबकि मेरा परिवार, अब्बा, अम्मा, भाभी, भाई कभी भी उसकी कोई खबर नहीं लेते। इस बीच हम सिलहट के अलग अलग सुंदर स्थानों पर घूमते, खुश रहते और हमारे बीच प्यार का रिश्ता बन गया। दूसरी तरफ मेरा मंझला भाई हारिफ भी शादी कर चुका था। उसकी पत्नी, असद भाई की पत्नी, सब एक साथ हमारे घर में रहती। अब्बा तब व्यापार कर रहे थे, असद भाई उनका हाथ बटा रहे थे। आरिफ भाई भी नौकरी की तलाश में थे, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। खैर, इस तरह दिन गुजर रहे थे। मैं तब ऑनर्स के फाइनल ईयर में था। समय बीतते बीतते मैंने ऑनर्स की परीक्षा भी दे दी। तब सोमा भी ऑनर्स कर रही थी। ऑनर्स पूरा करने के बाद मेरे परिवार ने तय किया कि अब मेरी शादी होगी। हमारे परिवार में एक नियम था, ग्रेजुएशन खत्म मतलब शादी, कोई सवाल नहीं। मैं तब तक कोई खर्च नहीं देता था, क्योंकि सोमा टेलरिंग सीखकर अपनी पढ़ाई का सारा खर्च खुद उठाती थी। कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक उसने अपने कमाए पैसे से सब संभाला। वो कभी ट्यूशन नहीं देती थी, बस सिलाई टेलरिंग करके ही अपना खर्च चलाती थी। वो बहुत अच्छे कपड़े सीती थी, इतनी खूबसूरती से बनाती कि दूर दूर से लड़कियां उसके पास कपड़े सिलवाने आया करती थी। सच कहूं तो वो एक निपुण लेडीज टेलर थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह समय गुजर रहा था। एक दौर आया जब मेरी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी हुई तो घर वाले मुझे शादी के लिए दबाव देने लगे। मैंने विभिन्न जगहों पर सरकारी नौकरी के इंटरव्यू दिए, पर कहीं नौकरी नहीं लगी। नौकरी न होने की वजह से परिवार की ओर से शादी के लिए जोर आजमाई बढ़ने लगी। मैं सोच रहा था कि कम से कम सोमा की ऑनर्स पूरी होने तक इंतजार करूं, फिर परिवार को बता दूंगा कि मैं उसे ही शादी करूंगा। उस वक्त हमारे परिवार की हालत आमतौर पर ठीक ठाक थी। सोमा कभी कभार हमारे घर आती, सबके साथ बातें करती। हालांकि कोई उसे दिल से पसंद नहीं करता था, फिर भी वह बेझिझक सबके साथ घुल मिल जाती और बातें करती थी। मैं तब नौकरी नहीं पा सका। एक बार और सरकारी नौकरी के लिए कोशिश की, पर वो भी सफल नहीं हुआ। इसी बीच परिवार ने फिर से शादी के लिए दबाव बढ़ा दिया। माँ, बाप, भाई, बहन सब मिलकर मुझे शादी के लिए तगादा करने लगे। उस समय मेरी मंझले भाई की पत्नी यानी भाभी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था। एक दिन मैंने भाभी को बुलाकर कहा, भाभी, मुझे सोमा बहुत पसंद है। हम लंबे समय से रिश्ते में हैं। मैं उसे ही शादी करूंगा। अब परिवार को मैं कैसे बताऊं? भाभी ने सीधे कह दिया, यह संभव नहीं है। तुम्हारा परिवार इसे कभी नहीं मानेगा। सपने में भी मत सोचो कि सोमा तुम्हारे घर की बहू बन सकती है। मैंने कहा, भाभी, ये क्या बात हुई? सोमा में क्या कोई कमी है? दिखने सुनने में तो वो ठीक ही है ना? भाभी ने उत्तर दिया, नहीं, कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा परिवार मानने वाला नहीं है। तुम्हारे अब्बा, अम्मा, भाई कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। दिन ऐसे ही चलते रहे। अब माँ पापा का दबाव मैं और सहन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा कि अब शादी ही करनी पड़ेगी। तब मैंने समझा कि क्योंकि भाभी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो इस बात को अगर किसी और को बता दूंगा तो उल्टा नुकसान होगा। भाभी ने कहा, इस बारे में मैं किसी से बात नहीं कर सकती, जो करना है तुम्हें ही करना होगा। मैंने सोचा फिलहाल ये बात अपनी माँ को बता दूंगा। उस समय माँ के साथ मेरा रिश्ता अच्छा था और सोमा भी माँ को बहुत पसंद करती थी। माँ भी सोमा पर बहुत स्नेह करती थी। माँ ने ही तो उसे अब तक पढ़ाया था। इसलिए मैंने माँ को थोड़े अंदाज में ये बात बताई, बस संकेत के तौर पर। जैसे ही मैंने कहा, माँ भड़क उठी। वो बोलने लगी, तूने क्या कहा? ये बात तूने कैसे मुंह पे ला ली? ठीक है, इसी वजह से तू इस लड़की के प्रति इतना आकर्षित है। तूने उसे पढ़ाया है, मतलब मेरे घर के पैसे छुपाकर चुराकर उसे पढ़ाया है। आज तूने उसे ऑनर्स पास करवा दिया। मैंने कहा, अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? मैं उसे कैसे ऑनर्स पढ़वा सकता हूँ? वो खुद सिलाई का काम करके पढ़ाई कर रही है। पर माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहने लगी, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तू ही उसे पैसे देता है, तू हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने बार बार कहा कि बात दरअसल ऐसी नहीं है, पर माँ ने किसी भी कीमत पर नहीं माना। उल्टा उन्होंने पिताजी को बताया, पिताजी ने भाइयों को बताया और भाइयों ने भाभियों को बताया। इस तरह पूरे परिवार को बात पता चल गई।
इसके बाद सबने मेरे साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तब मैंने सबके सामने कहा, अगर मैं जिंदगी में शादी करूंगा तो सोमा से ही करूंगा, सोमा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। लेकिन माता पिता दादा सब मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि मैं काम वाली लड़की से शादी करने के लिए पागल हो गया हूं। मैं जितना भी समझाना चाहता हूं कि वो तो इंसान है, हमारी ही तरह 2 आंखें 2 हाथ लेकर जन्मी है, शायद माता पिता नहीं है, अनाथ है, लेकिन वो पढ़ाई करके आज ऑनर्स पास कर चुकी है, फिर भी कोई नहीं माना। सबने कहा काम वाली लड़की कभी हमारे परिवार की बहू नहीं बन सकती। मैंने और कुछ नहीं कहा, मन ही मन तय कर लिया, तुम लोगों को जो सही लगे करो, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद मेरे पिताजी ने जल्दीबाजी में मेरी शादी तय कर दी। एंगेजमेंट के दिन मुझे जबरदस्ती लेकर गए। मैं अंदर से बहुत गुस्से में था। समारोह में जाकर मैंने सीधे लड़की से कहा, मेरी पसंद कहीं और है, मुझे जबरदस्ती लाया गया है, हालांकि सगाई हो रही है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मेरी इस बात से सबके सामने पिताजी का घोर अपमान हुआ। वो रो पड़े। घर लौटने के बाद किसी ने मुझसे बात नहीं की। इसके 2 दिन बाद सोमा ने मुझे फोन करके कहा, तुम मेरे घर आओ। तब वो अकेले किराए के घर में रहती थी। मैं गया, जाकर देखा वो बहुत रो रही है, मेरे पैर पकड़कर चिल्ला रही है, तुम्हारे दोनों पैरों पर पड़कर अनुरोध कर रही हूं, एक छोटी सी बात मान लो। मैंने कहा ठीक है, नहीं टालूंगा, लेकिन तुम बताओ क्या हुआ है। तब उसने कहा, तुम्हारे माता पिता जहां शादी तय कर रहे हैं तुम वहां शादी कर लो। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बातें कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे साथ मेरा इतना गहरा संबंध है, हम एक दूसरे के बिना सांस नहीं ले सकते, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं शादी कर लूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझे कहती है, देखो आशीष, मेरे शरीर में जो खून है वो तुम्हारे परिवार का खून है, मेरे शरीर में जो मांस है वो भी तुम्हारे परिवार का दिया हुआ मांस है। मेरे पिताजी मेरे जन्म के बाद से तुम्हारे घर में ड्राइवर का काम कर रहे हैं। सोमा मेरे दोनों पैर पकड़कर कहती है, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो मेरी बात रखोगे, और अगर तुम मेरी बात नहीं रखते तो मैं अपने दिवंगत पिता की कसम खाकर कहती हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद मैं समझ गया, मेरे माता पिता और भाभी भाइयों ने उसका दिमाग घुमा दिया है। उसे बुलाकर जैसे समझाना चाहिए था वैसे ही समझाया गया है, जिसकी वजह से अब वो मेरी बात नहीं सुनेगी। मैं जितना भी समझाऊं या जितना भी कहूं, वो अब मेरे पास नहीं आएगी। मैंने देखा कि घर से निकलते ही वो एकदम चुप हो गई थी। अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसने मुझे इस तरह की कसम दिला दी थी कि वो आत्महत्या कर लेगी। लाचार होकर मैंने तब अपने माता पिता से कहा, आप लोगों को जो अच्छा लगे वही कीजिए, मेरी आप पर कोई बात नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इस बार परिवार में दूसरी लड़की के साथ मेरी शादी की बात लगभग फाइनल हो गई, लेकिन अचानक उस लड़की ने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी। एंगेजमेंट के दिन मैंने उसे बताया था कि मेरा किसी और लड़की के साथ संबंध है, इसलिए उस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। इस बार लड़की के परिवार ने समय मांगा, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम बेटी को समझाकर ठीक कर देंगे। इस तरह 3 महीने बीत गए। इस बीच मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रहा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्या कर रही है। लड़की के परिवार ने 3 महीने तक समझाने की कोशिश की और मेरे पिताजी ने तय कर लिया कि जैसे भी हो उसी लड़की से मेरी शादी करानी है, क्योंकि उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन 3 महीने बाद अचानक वो लड़की एक लड़के के साथ भाग गई। दरअसल समझाने बुझाने के दौरान ही उसका किसी और लड़के के साथ संबंध था। जिस दिन वो भागी उसके 2 दिन बाद सोमा सुबह सुबह हमारे घर मिठाई लेकर आई। सुबह मिठाई लाकर सबको बुला रही है, आइए मिठाई खाइए। और तब पता चला कि सोमा की सरकारी एक बड़ी नौकरी में पोस्टिंग हो गई है। जहां करोड़ों रुपए घूस देकर भी नौकरी नहीं मिलती, वहां सोमा को नौकरी मिल गई है। अब मेरा परिवार पागल हो गया, कहने लगा, अरे सोमा तो अब बहुत अच्छी नौकरी वाली बन गई है, उसे हमारे घर की बहू बनाना पड़ेगा। मेरे माता पिता को सोमा के अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे सोमा की खूब चापलूसी, तेल मालिश करने लगे। मेरी माँ ने खूब मुझसे कहा, हम तेरी शादी सोमा से ही कराएंगे, तू सोमा से ही शादी कर। मैंने कहा, अब क्यों सोमा से शादी कराएंगे? इतने दिन तक तो कहते थे कि सोमा खराब है, वो काम वाली लड़की है, अब उसे अच्छी नौकरी मिल गई है इसलिए उससे शादी कराएंगे। मैंने कहा, मैं तो किसी काम वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा। मेरी माँ ने कहा, देख जो होना था वो हो गया, उसके माता पिता कोई नहीं है, बचपन में तो हमने ही उसे पढ़ाया लिखाया है, हमने ही उसे इतना बड़ा किया है, इसलिए तो उससे शादी कर। मैंने कहा, नहीं माँ, वो मुझसे शादी नहीं करेगी। उसने कहा है अगर मैं उससे शादी करूंगा तो उसने अपने दिवंगत पिता की कसम खाकर कहा है कि वो आत्महत्या कर लेगी। मेरी माँ ने कहा, क्या कहा तूने? मैंने कहा, कहने लायक बात ही नहीं है।
क्या आप लोगों ने उस पर कम अत्याचार किए हैं, कम अपमान किया है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है? आप लोगों ने जो कुछ किया तो फिर और क्या चाहते हैं? मैंने कहा, माँ तुम सोमा से बात करो, उसे समझाओ। पास जाकर माँ ने कहा, प्यार से कहोगी तो सोमा तुम्हारी बात टाल नहीं पाएगी। हो सकता है वो मेरी बात ना सुने, हो सकता है वो मेरी बात ना माने, लेकिन अगर तुम कोई बात कहोगी तो देखना सोमा तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। माँ ने उसे समझाकर मना लिया। राजी होने के बाद सोमा ने खुद मुझसे कहा, शादी की तारीख तय करो, सबको बुलाकर खुशी मनाओ और शादी कब करनी है सब कुछ ठीक करो। अल्हम्दुलिल्लाह, उन बातों को सुनकर मैंने अपने दोस्त यारों और परिवार के सभी लोगों को बताया। काफी धूमधाम से कागजात, पुलिस सब कुछ ठीक करके हमारी शादी हुई। हमारा शादी का समारोह इतना जोरदार हुआ कि दूर दूर से लोग आकर खुशियां मनाई। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ, मेहमान भी बहुत खुश थे। सोमा तब हमारे घर में रहती थी और ऑफिस भी जाती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरे अब्बू भी बहुत खुश थे। पूरा परिवार मिलकर बहुत ही आनंद का समय बिता रहा था। समय बीतते बीतते लगभग 2-3 महीने बाद सोमा को ऑफिस के काम से कुमिल्ला भेजा गया। सोमा गांव प्रेमी थी, इसलिए ग्रामीण इलाके में काम करने के लिए वो वहां कुछ लोगों के साथ रहने लगी। शाम के बाद, मगरिब के बाद वो उस इलाके में घूमने निकलती थी, लेकिन वो इलाका ज्यादा सुरक्षित नहीं था। रात होने पर समस्याएं आने लगीं। कुछ लोगों से हमें खबर मिली कि वहां सोमा को जिन ने पकड़ लिया है। सुनकर मैं हैरान रह गया। रात में हम माँ बाप मिलकर वहां गए तो देखा कि हुजूर को बुलाकर लाए हैं। हुजूर सोमा के पास बिठाकर उसे देख रहे हैं। सोमा की हालत बहुत खराब थी, बात नहीं कर पा रही थी। हुजूर ने कहा, जिन उसे कष्ट दे रहा है और जिन बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि सोमा खुले बाल करके पेड़ के नीचे दौड़ भाग कर रही थी और जिन उसे परेशान कर रहा था। हुजूर ने बताया कि बीच बीच में वो फिर से तंग करता था। हम उसे लेकर घर आ गए। उसने ऑफिस से अनिश्चित काल के लिए छुट्टी ले ली और घर पर रहने के लिए लंबी छुट्टी शुरू कर दी। लेकिन रात के समय समस्या बढ़ने लगी। हम एक साथ सोते तो अचानक वो चिल्लाकर कहती, मैं तुझे बचाऊंगी नहीं, तुझे मार डालूंगी। कुल मिलाकर वो मुझे मारने की धमकी देती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे शारीरिक कष्ट दिया जा रहा हो। कभी कभी सब मिलकर खाने बैठते तो वो सारी प्लेटें फेंक देती, खाने में उल्टी कर देती और कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में खाती। इस तरह कि घर में कुछ खाना ही नहीं बचता, सब वो अकेली खा लेती थी। कोई कुछ कहता तो वो भयंकर गुस्सा करती, आंखें लाल कर लेती, अचानक हमला कर देती, कभी किसी को मारने की कोशिश करती। हालात बहुत भयानक थे। माँ बाप ने बहुत कोशिश की पर करीब 7-8 महीने तक जिन नहीं छूटा। मेरे पिताजी शाहजलाल के मजार से एक हुजूर को लेकर आए। उस हुजूर ने मेरे अब्बा से कुछ बातें कही जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, लेकिन कुछ शर्तें बताकर बोले, अगर आप ये सब करेंगे तो लड़की के ऊपर से जिन चला जाएगा, लेकिन एक नुकसान करके ही जाएगा, यानी जिन चला भी जाएगा तो नुकसान छोड़ जाएगा। मेरे पिताजी ने सभी निर्देशों को मान लिया। बहुत कुछ करने के बाद आखिरकार जिन ने सोमा को छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने के बाद करीब 1 साल बीत गया। सोमा के गर्भ में कोई बच्चा नहीं आया। जब संतान नहीं हुई तो मेरी माँ ने कहा, उस हुजूर ने तो कहा था जिन नुकसान करके जाएगा, यही नुकसान छोड़ गया है, वो अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। फिर से हुजूर को घर पर बुलाया गया। उनसे पूछा गया तो हुजूर ने भी कहा, हाँ, जिन ने उसकी मातृत्व क्षमता नष्ट कर दी है, वो माँ नहीं बन पाएगी। हुजूर के चले जाने के बाद हम फिर एक नई समस्या में पड़ गए। एक मुसीबत से बचने के बाद दूसरी मुसीबत सामने आ गई। सभी बहुत चिंतित हो गए। मेरे अब्बा अम्मा सब मिलकर सोचने लगे कि भविष्य में क्या किया जाए। मैं परिवार का छोटा बेटा हूँ, यानी मेरा बच्चा नहीं होगा। सोमा तब लगभग सामान्य थी, पर पहले जैसी नहीं, कुछ गंभीर, कम बात करने वाली, ऑफिस जाती और फिर घर वापस आ जाती। माता पिता ने सोचा, अगर उसके बच्चे नहीं होंगे तो भविष्य में हमारे परिवार की वंश परंपरा कैसे चलेगी। आखिरकार उन्होंने मुझे दूसरी शादी कराने का फैसला लिया। तब इधर उधर लड़की ढूंढना शुरू हुआ, लेकिन आसानी से नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ, पत्नी भी है, और फिर भी नई लड़की को समायोजित करना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, सोमा ने खुद अनुमति दी, यहाँ तक कि कहा कि मेरी चिंता मत करो, शादी करो। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बार बार कहता, तुम क्यों ये अनुमति दे रही हो, मैं तो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। तब सोमा ने कहा, नहीं, मैं तो कभी मां नहीं बन पाऊंगी, इसलिए तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम शादी करो। उसने मुझ पर दबाव डाला और आखिरकार मुझे दूसरी शादी के लिए राजी करा लिया।
शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई, क्योंकि सोमा तब सरकारी नौकरी के उच्च पद पर काम करती थी। शादी की बात जाहिर होने पर यह उसके लिए मान सम्मान का विषय बन सकता था, इसलिए परिवार ने बहुत गोपनीयता बनाए रखते हुए शादी संपन्न की। लेकिन शादी करने के बाद भी मेरा मन नहीं लगा। मेरे लिए तो सब कुछ सोमा ही थी। मैं उस नई पत्नी के पास नहीं जाता था। अब्बा अम्मा बार बार कहते जाओ, उसके पास भी रहो, लेकिन मैं नहीं जाता था। अगर एक रात वहां जाता भी था तो उसके बाद की 6 रातें सोमा के साथ ही बिताता था। धीरे धीरे वहां पूरी तरह से जाना बंद कर दिया। इसके बाद मेरे बड़े भाई आरिफ भैया और उनकी पत्नी, जिनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं था, उनके कारण एक नई जटिलता शुरू हो गई। मेरे आरिफ भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। संबंध अच्छे ना होने के कारण आरिफ भाई ने जो किया वो ये था, मेरी दूसरी पत्नी को, जिसे मैंने दूसरी बार शादी की थी, कई तरकीबों से अपने करीब खींच लिया। आरिफ भाई बड़े थे और वो लड़की छोटी थी। इस तरह आरिफ भाई ने उस लड़की के साथ, अच्छा हो या बुरा, एक संबंध बना लिया। तब मैं उस पत्नी के कमरे में नहीं जाता था, नहीं रहता था। मैं अपनी कमरे में रहता था, सोमा के साथ ही ज्यादा समय बिताता था। इस मौके का फायदा उठाकर उस लड़की ने आरिफ भाई के साथ वो काम कर लिया। और इसके बाद मेरी मंजली भाभी ने मेरी अम्मा से शिकायत की कि अम्मा, ये नहीं हो सकता, अगर आप कुछ नहीं करेंगी तो मैं अपने स्वाभिमान की वजह से या विरोध में अलग हो जाऊंगी। तब से परिवार के अंदर बहुत झगड़ा शुरू हो गया। जिससे मैंने दूसरी शादी की थी उसका परिवार बहुत हाई प्रोफाइल, प्रभावशाली था और हम सिलेटी बड़े परिवार के थे। इसी बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। मेरे मंजले भाई की पत्नी कह रही थी कि वह तलाक देके चली जाएंगी। दूसरी ओर मेरी दूसरी पत्नी कह रही थी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मंजले भाई साहब भी कह रहे थे, कुछ नहीं भाभी, लेकिन भाभी बहुत हंगामा कर रही हैं। परिवार के अंदर अत्यधिक झगड़ा चल रहा था। अल्लाह के हुक्म से इसी बीच अचानक खबर मिली, सोमा ने गर्भ धारण कर लिया है, जिसे सब असंभव मान चुके थे। यह खबर सुनकर सब खुशी से झूम उठे। अल्हम्दुलिल्लाह। जहां इतने दिनों से सब कह रहे थे कि उसे कभी बच्चा नहीं होगा, डॉक्टरों ने भी कहा था कि समस्या है, वहां से अचानक गर्भ ठहर गया। खैर, अल्लाह के हुक्म से हुआ। बच्चा आने की खबर मिलने के बाद से ही सब सोमा को लेकर बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे मेरी दूसरी पत्नी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले अब्बा अम्मा जिस तरह उसे महत्व देते थे वह अब नहीं दिया। एक समय परिवार ने फैसला किया, चूंकि सोमा के घर बच्चा हुआ है, इसलिए उस दूसरी पत्नी की अब जरूरत नहीं है, उसे घर में नहीं रखेंगे। आखिरकार परिवार ने योजना बनाई, उसे तलाक दे दिया जाएगा। इसलिए मुझसे उसे तलाक करवा दिया गया। शादी के समय पिताजी का जो भी खर्च हुआ था, पूरा पैसा वापस कर दिया गया। इसके बाद हम सब बच्चे के लिए खुश हुए। डॉक्टर ने जांच करके कहा लड़की होगी। मेरी अम्मा तो और भी खुश हुए, क्योंकि उन्होंने हमेशा चाहा था कि मेरी बेटी हो। परिवार में सब बहुत खुश थे। मैं हमेशा सोमा को डॉक्टर के पास ले जाता था। जिस दिन उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, डॉक्टर ने कहा सीजर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की हालत ठीक नहीं है। रात के 3 बजे सीजर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा हुआ। मैं बहुत खुश था, लेकिन डॉक्टर आकर बोले, बच्चा मर गया है, पर आपकी पत्नी ठीक है। बच्चा पेट के अंदर ही मर गया था। जिस बच्चे के लिए इतने सपने, इतनी उत्तेजना, सब भाभियां कह रही थीं कि मैंने अपनी दूसरी पत्नी के साथ बेईमानी की है, शादी करके उसे छोड़ दिया है, उसके साथ नहीं रहा है, और वहीं से शायद अभिशाप लगा है। इसी अभिशाप के कारण बच्चा मर गया है। अम्मा ने मुझे सांत्वना दी, मन छोटा मत कर, समय अच्छा रहा तो बच्चा फिर होगा। अल्लाह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अल्लाह फिर देगा। मेरा मन बहुत उदास हो गया। परिवार में सब जिस बच्चे के लिए इतने उत्साहित थे, मैंने बेबी के लिए खिलौने, गुड़िया, बहुत कुछ खरीद कर रखा था। सोचा था मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, खेलेगा, पर मेरा बच्चा हमें छोड़कर चला गया, मृत अवस्था में आया। खैर, बेबी के मरने के बाद सब बहुत दुखी थे। मेरा भी मन उदास था। सब चुपचाप बैठे थे। उसी समय मेरे सबसे बड़े भाई असद भैया के साथ धीरे धीरे सोमा का कुछ कामों से संपर्क बना। सोमा असद भाई को कुछ कामों में मदद करती थी। भैया उम्र में बहुत बड़े थे, पर जिम करके फिटनेस बनाए रखी थी। सोमा और भैया के बीच काफी अच्छे संबंध हो गए। सोमा कई बार भैया के ऑफिस जाती थी, भैया भी सोमा के ऑफिस आते थे। मुझे नहीं पता था इस तरह कुछ हो रहा है या नहीं, लेकिन बेबी के मरने के लगभग 4 महीने बाद सोमा ने सीधे मुझसे कहा, आशीष, तुम्हें एक बात बताऊंगी, इसे बुरा मत मानना, पर काम में लाने की कोशिश करना। मैंने पूछा क्या बात है? उसने कहा,
मैं तुम्हारे भैया से तो कह नहीं सकती, तुम कहो कि वो मेरे शरीर को हाथ न लगाए। मैं हैरान होकर बोला, मतलब भैया तुम्हारे शरीर को हाथ लगाते हैं, इसका क्या मतलब है? तब सुमा ने कहा, तुम समझे नहीं, मौका मिलते ही तुम्हारे भैया मेरे शरीर पर हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और भी कुछ बातें हैं जो मैं कहना नहीं चाहती। तुम जानते हो, तुम्हारी पिछली पत्नी भी इसी कारण से ये घर छोड़कर चली गई थी। आरिफ भाई की नजर उस पर पड़ी थी। अब मुझे भी लग रहा है कि असद भाई की नजर मुझ पर पड़ रही है। तुम भैया को सावधान कर दो, अगर मैं करूंगी तो बात खराब हो जाएगी। मैं तब थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, जो मैं कह रही हूं तुम वही करो, जैसे भी हो भैया को समझाओ कि वो मेरे शरीर को हाथ ना लगाए। कई दिनों तक सोमा बार बार झगड़ा कर रही थी, कह रही थी, तुम्हारे भाई का ये सब व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम कुछ करो। मैंने बाद में धीरे धीरे भैया को समझाना शुरू किया, भैया ये सब मत कीजिए, ये ठीक नहीं हो रहा है। एक दिन सुबह सब मिलकर नाश्ता कर रहे थे, अब्बा, अम्मा, भैया, मैं, सोमा, सब। अचानक भैया पीछे से आए और सोमा का गाल पकड़कर थोड़े अलग तरीके से बोले, मेरी बहन नाश्ता करने उठी है। लेकिन वो करने का अंदाज ठीक नहीं था। सोमा बहुत गुस्सा हो गई। वो एकदम शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा गुस्सा किया। जूता हाथ में उठा लिया भैया को मारने के लिए। तुझे कितनी बार सावधान किया है, तू मौका मिलते ही मेरे शरीर को हाथ लगाता है, अभी तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैंने जल्दी से उसे रोका, कहा ऐसे मत करो, शांत हो जाओ। फिर उसे कमरे में ले जाकर शांत करने की कोशिश की। सोमा रोते रोते बोली, मैं शब्दों में समझा नहीं सकती, इतना बड़ा आदमी, इतना सीनियर, जिसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उसके तरफ से ये व्यवहार में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबके सामने इस तरह जूता हाथ में उठाना ये बहुत बुरी बात है। मैंने तब फैसला लिया, इस बात को यहीं खत्म करना होगा, किसी को कुछ बताना नहीं है। मैंने सोमा को शांत किया, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब से भैया और तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहेगा। उसी दिन से असद भाई और सोमा के बीच हर तरह का ऑफिशियल संपर्क भी बंद हो गया। इस तरह अचानक मेरे दिमाग में आया, परिवार के अंदर बड़ी तरह का झगड़ा शुरू हो सकता है। इसलिए मैंने तय किया, सोमा को लेकर देश छोड़कर लंदन चला जाऊंगा। मैंने सोमा से कहा, चलो हम लंदन चलते हैं। लेकिन उसने कहा, मैं क्यों जाऊंगी, मैं सब कुछ छोड़कर यहां से कैसे चली जाऊंगी। मैंने कहा, तुम कागजात जमा करो, टूरिस्ट वीजा लेकर पहले जाते हैं, फिर वहीं रहकर बस जाएंगे। बांग्लादेश में रहने पर झगड़ा बढ़ेगा। इस तरह 1.5 महीने बाद सोमा ने देश के बाहर जाने के लिए आवेदन किया। सरकारी तौर पर उसके वीजा की प्रोसेसिंग शुरू हुई। मेरा वीजा पहले ही हो चुका था, लेकिन वीजा मिलने से कुछ दिन पहले ही सोमा को जबरदस्त उल्टियां शुरू हो गई। ऐसी उल्टियां जैसे सब कुछ अंदर से बाहर निकल जाएगा। 3 दिन इसी तरह बीतने के बाद हमारी टिकट हो गई। कोई इलाज नहीं करवा सका, किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सका। मैं उसे लेकर प्लेन में चढ़ा। फ्लाइट में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बार बार उल्टी कर रही थी। पूरे प्लेन का माहौल खराब हो गया था। दूसरे यात्री भी परेशान हो रहे थे, लेकिन वे काफी सहनशील थे, कोई झगड़ा नहीं किया। आखिरकार लंदन पहुंचे। पहुंचने के 10-15 दिन के अंदर मैंने गौर किया कि सोमा के अंदर अजीब बदलाव आ रहे हैं। अकेले रहने पर किसी से बात कर रही है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। कभी मुस्कुरा रही है, होंठ हिला रही है, जैसे किसी से बातचीत कर रही हो। मैं पूछता, तुम किससे बात करते हो? वो कहती, मैं तो किसी से बात नहीं करती। उस समय मैंने लंदन में एक कारोबार शुरू किया, सोने का कारोबार। पिताजी से पैसे लेकर वही चला रहा था। लेकिन घर लौटने पर देखता कि सोमा अकेले में बात कर रही है, हंस रही है, अजीब व्यवहार कर रही है। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। मैंने माँ को फोन करके कहा, अब क्या करूं? माँ ने कहा, डॉक्टर को दिखाओ। मैंने हर तरह के डॉक्टर को दिखाया, मानसिक डॉक्टर सहित, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे बगल के फ्लैट में एक सिलेटी बुजुर्ग महिला रहती थी। एक दिन सोमा को वहां छोड़कर गया था। उन्होंने कहा कि तू अपनी बहू को किसी ओझा या पीर को दिखा। मैंने तब ढूंढकर एक अफ्रीकी ओझा को पाया। उन्होंने कहा कि इसका पेट पूरा खराब कर दिया गया है, इसके पीछे बड़े जिन का काम किया गया है। एक नहीं, लगभग 7 जिन भेजे गए हैं। ये उसे खिलाए भी गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये तुम्हारी बड़ी भाभी असद भाई की पत्नी ने किया है, क्योंकि वो सह नहीं पाई कि उसके पति के सामने सोमा ने जूता लेकर खड़ी हुई थी। उससे पहले भी भाभी सोमा को पसंद नहीं करती थी। ओझा को दिखाने के 10-15 दिन के अंदर ही सोमा पूरी तरह से पागल हो गई। तब मैंने अपना कारोबार, व्यापार सब छोड़ दिया, सिर्फ सोमा की देखभाल में समय देना शुरू कर दिया। आखिरकार बांग्लादेश से मेरी माँ को भी लाना पड़ा ताकि सोमा के साथ कोई रहे, लेकिन वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती थी, सिर्फ मुझे छोड़कर किसी और को बर्दाश्त नहीं करती थी। इधर बड़ी भाभी फिर सिलहट से खबर भेज रही है कि पिछला जिन फिर से सोमा को पकड़ लिया है। सबको कह रही है कि ये जिन का मामला है, लेकिन मैं तो जानता हूँ। मेरे ओझा ने साफ कहा था, भाभी ने जानबूझकर खतरनाक नुकसान किया है।
पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अभी भी वो कपड़े, बाल, नाखून, इन सब चीज़ों से काला जादू करवाया जा रही है, एक के बाद एक। मैं लंदन में अफ्रीकी वजह से इलाज करवाता रहा और वो बांग्लादेश में नए नए जादू करवाती रही। इस तरह लगभग 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में सोमा पागल जैसी थी और मैं खुद ही जैसे पागल हो गया। न काम कर पाता था, न घर से बाहर निकल पाता था। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी के 50 साल इन 5 सालों में ही कट गए हों। सोमा मुझे काटती थी, हाथों पर, पैरों पर, शरीर की अलग अलग जगहों पर। कहीं ले जा नहीं सकता था, कहीं रख नहीं सकता था। इस कष्ट का वर्णन करके खत्म नहीं कर पाऊंगा। 5 साल बाद अल्लाह की रहमत से मुझे लगा कि अब और नहीं झेल पा रहा हूं। तब हमारे सिलहट के एक हुजूर, जिन्हें मेरे पिताजी जानते थे, उनका वीज़ा के इंतज़ाम करके मैं उन्हें लंदन ले आया। देश में ले जाता तो मुझे पता था उसे मार डालेंगे, भाभी भी उसे जीने नहीं देगी। ऊपर से उसके नाम पर सरकारी तौर पर भी मुकदमा हुआ था, तो इसलिए देश जाना भी संभव नहीं था। हुजूर लंदन आकर लगातार 3 महीने तक इलाज किए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इलाज से सोमा पूरी तरह से ठीक हो गई। ठीक होने के बाद हमने हुजूर को काफ़ी पैसे देकर देश वापस भेज दिया। इसके बाद से सोमा फिर से पहले जैसी हो गई, बल्कि और ज़्यादा सुंदर, सजना संवरना पसंद करने वाली और स्टाइलिश हो गई। इसके बाद हमारे इलाके में हर साल जो कार्यक्रम होता है, वहाँ विभिन्न देशों की लड़कियां हिस्सा लेती हैं। ये कुछ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जैसा होता है। लगभग 7 देशों की लड़कियां थीं और सब में से बांग्लादेश से लगभग 40-45 लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन उनमें मेरी पत्नी सबसे अच्छी रही, पहला स्थान हासिल किया। तब उसे बांग्लादेशी सुंदरियों में सबसे बेहतर के रूप में पुरस्कृत किया गया। ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय से सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। हम अपने वैवाहिक जीवन में सुखी हैं। हमारी 2 बेटियां हैं। लंदन की धरती पर मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से हूँ। माता पिता बीच बीच में घूमने आते हैं। दोनों भाई देश में अपने परिवार के साथ रहते हैं। मैं, मेरी पत्नी और 2 बेटियां सुख शांति से दिन काट रहे हैं।